मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली में किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में होने वाली बैठक में लेंगे भाग। दोपहर 3 बजे कर्तव्य भवन में होगी बैठक। यमुना के पुनर्जीवीकरण के संदर्भ में बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में चलाया जनसंपर्क अभियान। वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों से किया संवाद। केंद्र सरकार की योजनाओं पर की चर्चा। बैरागीवाला हत्याकांड में एक और बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहा नामजद आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार। पुलिस ने सहसपुर क्षेत्र से आरोपी को दबोचा। मामले में पहले ही 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। टिहरी गढ़वाल में सीडीओ ने सुनी जनता की समस्याएं। कई शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। अधिकारियों को लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर उत्तराखंड की खबरें लेकर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली में किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में आज बैठक होनी है। दिल्ली में यमुना के पुनर्जीवीकरण के संदर्भ में दरअसल ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे कर्तव्य भवन दिल्ली में बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर आज दिल्ली में बैठक होगी और इसी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी। दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी कर्तव्य भवन में दिल्ली। दीपिका भंडारी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, क्या कुछ खास होने वाला है आज इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे में हैं और जब भी वो दिल्ली जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटे हैं। उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात जो वो जरूर लेके आते हैं और इस बार वो सौगात लेके आने वाले हैं किसानों के लिए जो खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं और प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिजली का जो संकट है वो गहराता जा रहा है और ऐसे में कई घंटे जो बिजली है वो यहाँ गायब रहती है। और ऐसे में जो ये किसाऊ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय बांध परियोजना की जो बैठक होने जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को सस्ती बिजली हम कह सकते हैं या तो मिल सकती है या फिर जिस तरीके से बिजली का संकट गहराता जा रहा है उससे उभरने का काम जो वो होगा। क्योंकि देखिए जो ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना है किसाऊ की, इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड और हिमाचल ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है लगती है और यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर बनने वाला बांध परियोजना है जिसके जरिए न सिर्फ उत्तराखंड को, हिमाचल को, बल्कि जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं, चाहे हम फिर उसकी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। विद्युत का लाभ मिलेगा, साथ ही सिंचाई का लाभ भी मिलने वाला है। तो ये जो बैठक है ये अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 3 बजे ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि उत्तराखंड में के देहरादून से और हिमाचल प्रदेश के सिमसौर से जो ये टोंस यमुना नदी की जो सहायक नदी है टोंस नदी, ये लगती है, सीमा पर लगती है और ऐसे में इन 2 राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही है और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। दीपिका, एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, यमुना के पुनर्जीवीकरण को लेकर भी बात सामने आ रही है, आज इस पर भी बात होगी दिल्ली में, लेकिन कैसे उत्तराखंड को इसके जरिए फायदा मिलेगा? कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं जिन पर बात होगी और क्या लगता है कि क्या वो बात बन जाएगी, वाकई उत्तराखंड के हित में फैसला आएगा? जी बिल्कुल, देखिए किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है वो यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो कही जा रही है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ यमुना साफ होगी बल्कि यमुना का जो पानी है या उसकी सहायक नदी है टोंस नदी, इससे कहीं ना कहीं 4 से 5 या 6 राज्य हम कहेंगे उनको बहुत फायदा होने वाला है, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल को, क्योंकि इसके बॉर्डर जो है वो टोंस नदी से लगते हैं जो कि यमुना की सहायक नदी है। और इससे कहीं ना कहीं यमुना के जरिए, टोंस नदी के जरिए इन 2 राज्यों को तो फायदा होगा, लेकिन साथ में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इनको भी फायदा होने जा रहा है। और इसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले किस तरीके से बिजली का जो उत्पादन है वो होगा, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल के लिए, और साथ ही सिंचाई का जो पानी है यानी कि किसान, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ चाहे हरिद्वार की
की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, आज ये पहाड़ों की बात करें, वहाँ पर पहाड़ों में हालांकि कम खेती हो रही है क्योंकि पलायन हो गया, लेकिन हरिद्वार उधम सिंह नगर में खेती बहुत स्तर पर होती है। तो ऐसे में सिंचाई का पानी जो है किस तरीके से उत्तराखंड आएगा, किस तरीके से केंद्र सरकार मदद उपलब्ध कराएगी, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। और साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी खर्चा आएगा उसमें 90% केंद्र सरकार खर्चा करेगी और साथ में जो 5% है वो उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो वो करेगी। तो इन तमाम बातों पर ये चर्चा होने जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से खर्चा करना है और कितना लाभ जो है, चाहे बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें, उससे होगा। ठीक है, नजर बनाकर रखिए दीपिका, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बैरागी वाला हत्याकांड में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फरार चल रहा नामजद आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सहसपुर क्षेत्र से आरोपी को दबोचा है। खेत में पानी छोड़ने के चलते दरअसल ये विवाद हुआ था। विनोद कुमार की हत्या कर दी गई। इस विवाद में मामले में पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश पुलिस की लगातार जारी है। विकास नगर के बैरागी वाला गांव में 3 दिन पहले हुई हत्या के बाद आखिरकार सोमवार शाम मृतक विनोद कश्यप का अंतिम संस्कार आसन नदी किनारे किया गया। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बढ़ते आगे, विकास नगर के बैरागी वाला गांव में हुई 3 दिन पहले हत्या के बाद आखिरकार सोमवार शाम मृतक विनोद कश्यप का अंतिम संस्कार आसन नदी किनारे किया गया। विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और हजारों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा। अंतिम संस्कार के बाद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। हालात पर नजर लगातार पुलिस की बनी हुई है। विकासनगर के बैरागी वाला में हुए हत्याकांड में विनोद का संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार हुआ है विनोद का। विधायक और भारी पुलिस बल के मौजूदगी में यह अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड के देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के ग्राम बैरागी वाला में हुई युवक की हत्या के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को यह बोलने का मौका मिल गया कि बीजेपी के राज में अपराध बेकाबू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरागी वाला हत्याकांड पर सियासत तेज। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पुलिस को फटकार। कांग्रेस ने धामी सरकार पर साधा निशाना। बैरागी वाला क्षेत्र में एक हिंदू युवक की उसके घर में घुसकर हत्या का आरोप दूसरे मजहब के लोगों पर लगाया गया। देर रात कुछ लोग घर में पहुंचे और युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने कमान संभाली। आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। वायरल वीडियो में विधायक पुलिस कर्मियों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अधिकारी जनता की बात नहीं सुनेंगे तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। वीडियो में विधायक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुम्हारी थानेदारी यही खत्म, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, लोकल लोगों के कॉल इग्नोर करोगे, सरकारी फोन पर जवाब नहीं देंगे, अपनी कार्यशैली बदलो।
विधायक ने पुलिस को कानून व्यवस्था मजबूत करने और आम लोगों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तुम्हारा किसी का भी प्रमोशन होता है मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं मुन्ना सिंह चौहान और तुम्हारी ये थानेदारी जिसका बेटा मर गया उसको धमका नहीं आ रहे हो। खराब हो गया तुम्हारा। नाम बताइए आप अपना। नीरज त्यागी। मुझे लगता है कि जहाँ तक माननीय विधायक जी का सवाल है वो बहुत ही हमारे सम्मानित वरिष्ठ विधायक हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड तक वो वहाँ की राजनीति भी की, यहाँ की राजनीति भी कर रहे हैं। और यदि कोई कोतवाल माननीय विधायक का फ़ोन न उठाएं और सरकारी नंबर इसीलिए दिया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से फ़ोन रिसीव भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे, तो ये बहुत ही गलत है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और अधिकारियों से भी यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन इसीलिए होता है कि ताकि आप जो कोई फ़ोन करता है उसको रिसीव करें, उसका जवाब दें, क्योंकि पुलिस तो महत्वपूर्ण भूमिका में है इस समय, रक्षक है वो हमारी। किंतु अगर वही फ़ोन न उठाएं और कोई किसी प्रकार की कोई घटना जिस प्रकार से वहाँ घटित हुई है तो ये गलत बात है, ये तर्कसंगत नहीं है। इस मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और पुलिस आम जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। कांग्रेस ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि राज्य में अपराध बढ़ने के पीछे जिम्मेदारी किसकी है और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा कौन देगा। पार्टी ने कहा कि केवल बयानबाजी से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बल्कि पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही तय करनी होगी। धाकड़ मुख्यमंत्री होते हुए भी यदि पुलिस पे नियंत्रण नहीं है, यदि कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ अब तक किया है, उससे स्पष्ट है कि अपराधों के बढ़ने का कारण पुलिस की निष्क्रियता है। पुलिस यदि पहले से ही जागरूक होती है, शुरू में जब इस घटना की कार्रवाई शुरू पे ही कर देती, तो ये इस तरह उस नौजवान को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता देहरादून के बैरागी वाली घटना में हत्या के लिए जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ क्योंकि गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी सीधे सीधे जिम्मेदारी है कि जो ये हत्या हुई है कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता है और सरकार की असफलताओं को ये तटस्थ करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। दीपिका रावत के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। उधर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी के मामले पर कैबिनेट मंत्री खजान दास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा का कोई लेना देना है ही नहीं और कानून अपना काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि जो वीडियो और घटनाक्रम सामने आया वो बेहद अशोभनीय था। उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि कानून से कोई ऊपर नहीं है। जो पिक्चर सामने आई है वो अत्यंत ही अशोभनीय थी और इसको लेकर के माननीय श्रीमान दुष्यंत गौतम जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके ही अनुरूप ये कार्रवाई की गई। यदि कोई निर्दोष होता है तो उसमें कोई ऐसी कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, किंतु यदि कोई दोषी हो, चाहे कोई भी हो, ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि कोई भी अपराधी हो हम उसको किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, तो इस तरह की कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो वीडियो विवाद मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून पुलिस की डालनवाला थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने उन्हें हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र से हिरासत में लिया। उन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सुरेश राठौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुरेश राठौर की गिरफ्तारी उस मामले में की गई है जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो वीडियो क्लिप के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कुछ नेताओं के नाम जोड़े जाने का आरोप लगाया गया था। मामले में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत अन्य लोगों की शिकायतों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। वायरल ऑडियो के मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच की गई और इसी आधार पर सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली से जुड़ी धाराएं भी बढ़ाई है। पुलिस का आरोप है कि अगर बदनाम करने या फिर दबाव बनाने की मंशा नहीं होती तो वीडियो और ऑडियो को इस तरह रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जाता। हालांकि मुकदमा माह जनवरी में लिखा गया था और उसमें लगातार विवेचना चल रही थी, पर अभी पिछले कुछ समय में कुछ डेवलपमेंट हुए थे जो उनके द्वारा कुछ फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो फिर दोबारा से इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की गई थी, जिससे फिर द्वेष फैलने या अन्य इसका अंदेशा था। इसको भी ध्यान में रखते हुए और बार बार उनको समझाने के बाद भी उनके द्वारा इंवेस्टिगेशन लगातार किया जा रहा था, जिससे एक व्यक्ति जिसकी सामाजिक छवि को न सिर्फ नुकसान हो रहा था बल्कि जाहिर सी बात है उनके द्वारा ये इंटेंशनली ये कार्य किया जा रहा था, उसको देखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम की शिकायत अहम रही। उनका आरोप है कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावार से जुड़ी कथित ऑडियो वीडियो क्लिप को जानबूझकर वायरल किया गया ताकि भाजपा नेताओं की छवि खराब की जा सके। गौतम का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक और व्यक्तिगत बदनामी की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री तथ्यहीन और मनगढ़ंत है। शिकायतकर्ता आरती गौर ने भी आरोप लगाया कि वायरल किए गए कंटेंट के जरिए उनकी और अन्य लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए इसे आपत्तिजनक और छवि खराब करने वाला बताया था। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। राठौर का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने पहले भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 4 एफआईआर में से 2 को रद्द कर दिया था, जबकि बाकी 2 मामलों में राहत नहीं दी गई थी। मामले में पुलिस अब वायरल ऑडियो वीडियो की सत्यता, रिकॉर्डिंग के स्रोत और इसके पीछे की मंशा की जांच कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पहले से ही उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा रहा है और अब इस नए विवाद के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। देहरादून से दीपिका भंडारी की रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री ने डीडी कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र यादव, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामलाल गांगुली और समाजसेवी रेखा थापा के आवास पर पहुंचकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। बढ़ते आगे, टिहरी गढ़वाल के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। सीडीओ ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से हल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जन समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई।
अधिकतर मामले समाज कल्याण, जल निगम और लोक निर्माण विभाग से जुड़े रहे। सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया जाता है हमारे द्वारा हर मंडे को जनता दर्शन में, तो उसमें हमारी अधिक पेंडेंसीज नहीं है, सब लोग टाइमली रिजॉल्व कर रहे हैं। कुछ शिकायतें जो पुनः असंस्तुति के आधार पर खुलती हैं, उसमें भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता के साथ बात करने के उपरांत ही उन शिकायतों को निस्तारण करके क्लोज कराएंगे, जिससे कि शिकायत में कोई असंतुष्टि ना देखी जाए और शिकायतें बार बार ना खुलें। फिलहाल के लिए मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।